नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता। आज उपन्यास समय सरगम के बारे में हम बात करेंगे। समय सरगम, इसकी जो लेखिका यानी कि उपन्यासकार है कृष्णा सोबती जी। ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृष्णा सोबती द्वारा लिखित समय सरगम एक सामाजिक उपन्यास है। तो सबसे पहले हम लेखिका के बारे में देखते हैं, उसके बाद समय सरगम उपन्यास के बारे में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। समय सरगम, मैंने पहले अभी आपको बताया कि सामाजिक उपन्यास है। समय सरगम उपन्यास 1999 की अंतिम और वर्ष 2000 की प्रथम कृति है। ये कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 में हुआ था। इनका जन्म स्थान अगर देखेंगे तो गुजरात, जो अभी जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। प्रमुख रचनाओं के बारे में देखेंगे तो बादलों के घेरे में इनकी कुछ एक कहानी संग्रह है, और सूरजमुखी, अंधेर के, जिंदगी नामा, समय सरगम आदि इनके कुछ उपन्यास है। जिंदगी नामा के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1980 में। 1980 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला है? जिंदगी नामा के लिए मिला है। जिंदगी नामा नामक उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, और उसके बाद इन्हें साहित्य अकादमी का फेलो कहकर भी बनाया गया है। इन्हें ये जो है एक सर्वोच्च पुरस्कार भी माना गया है। इस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित हमारे कृष्णा सोबती जी को किया गया है। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुई है 2017 में। 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार हासिल हुई है, और इनके निधन जो है जनवरी 2019 25 जनवरी 2019 में 25 जनवरी 2019 में इनका निधन हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं समय सरगम उपन्यास का सारांश। समय सरगम उपन्यास के लेखिका कृष्णा सोबती जी है। ये एक सामाजिक उपन्यास है। वर्तमान सामाजिक यथार्थ को हम इस उपन्यास में देख सकते हैं। इसे दिखाने की कोशिश बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे लेखिका ने की है। बुजुर्गों के जीवन से रिलेटेड सभी बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि बुजुर्गों के जीवन को दृष्टि में रखकर ही कृष्णा सोबती जी ने हर एक छोटे छोटे पहलुओं को यहाँ पर बताया है। हमारे जो बुजुर्ग है, वरिष्ठ नागरिक, समाज में रहकर वो किस तरह से अपने परिवार से वंचित होते हैं, परिवार के लोगों से किस तरीके से किस तरह के समस्याओं का सामना करते हैं, इन सभी बातों को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। तो प्रमुख पात्र में हम यहाँ पर अरण्या और ईशान, दो बुजुर्गों को देख सकते हैं। और एक और खूबी यहाँ पर है कि कृष्णा सोबती जी ने यहाँ पर बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक ऐसा कहकर संबोधित नहीं किया है, बल्कि इनको सयाना कहकर, सयानों की टोली, एक तरह से सयाना कहकर बताया गया है। मुख्य पात्र में हम अरण्या और ईशान को देख सकते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे पात्र यहाँ पर मिलते हैं। उनमें से प्रमुख जो है किशोर, दमयंती, कामिनी, ऐसे, उसके बाद प्रभुदयाल, ऐसे कुछ पात्रों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरण्या। हमारी इस उपन्यास की जो हीरोइन है अरण्या है, ये एक वृद्ध है। इनके थोड़े बहुत कैरेक्टर के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। अरण्या एक वृद्ध है। वह दिल्ली के एक फ्लैट में अकेली रहती है। उसका अपना परिवार नहीं है, ना ही परिवार के साथ कोई संपर्क है। अरण्या एक दिन सपने में कुछ अजीब सा दृश्य देखती है। यहाँ पर उनका चरित्र चित्रण करते हुए उनके बारे में कुछ बातों को बताया गया है कि यहाँ पर उपन्यास की शुरुआत इस तरह से होता है। अरण्या जो है एक सपना देखती है। ये जो है अकेली है, दिल्ली के एक फ्लैट में रहती है, और इनकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित है ये,
घर परिवार के कोई भी नहीं है, यानी कि पिता माता भाई बहन कोई भी नहीं है, उनके साथ कोई संपर्क भी नहीं है, अकेली रहती है। और एक दिन क्या होता है कि सडनली ये एक सपना देखती है। सपना देखकर ये डर जाती है, डर कर सडनली उठ जाती है और उठकर उन्हें ऐसा महसूस होता है, उन्होंने अपने फेस एक तरह से ऐसा देखा कि बहुत सारे झुर्रियाँ यानी रिंकल्स हुए हैं, इस तरह से देखा और इसे देखकर वो डर कर उठ जाती है। नींद खुलने के बाद अपने मन को वो क्या करती है, डर कर उठ जाती है। उठने के बाद अपने मन को तसल्ली देती है, तसल्ली करती है और वो कहती है कि अरण्या जब तक हो आराम करो, मौसम का सुख लो, ऐसी हवाएं और कहीं नहीं, चांद पर भी नहीं। अरण्या का मानना है कि अपने प्रति चैतन्य होना ही पुनर्जन्म है, यानी वो अपने आप को तसल्ली करने की एक आदत उसकी है। जो भी टेंशन है, परेशानियां हैं, उन सभी को भूलकर अपने आप को तसल्ली एक तरह से सांत्वना करती है, अपने मन को मनाती है कि जो भी है अच्छा है, हमारे आसपास जो भी है बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ऐसा वैसा सब सोचकर अपने आप को बहलाती है। इसी कारण से वो अपने आप को खुश रख पाती है। अपना एक तरह से यही उसका मानना भी है, वो भी यही सोचती है कि अपने प्रति चैतन्य होना ही पुनर्जन्म है कहकर वो मानती है। तो हमारी ये अरण्या के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। अब देखते हैं हमारे उपन्यास के हीरो। यहाँ पर एक बात को नोटिस कर सकते हैं, ज़्यादातर हम फिल्मों में देखते हैं कि हीरो हीरोइन जो है यंग होते हैं, बहुत ही 16, 17, 19, 20 साल के इस तरह के होते हैं। लेकिन इस उपन्यास में जो है वरिष्ठ नागरिक यानी कि बुजुर्ग ईशान और अरण्या यहाँ पर इस कहानी के हीरो और हीरोइन हैं। तो हमने अरण्या के बारे में देखा, अब थोड़े बहुत ईशान के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ईशान एक वरिष्ठ नागरिक है। जिस अपार्टमेंट में अरण्या रहती है उसी अपार्टमेंट में ईशान भी रहता है। इन दोनों का मात्र ब्लॉक अलग है। दोनों परिचित हैं, अच्छे मित्र भी है। ईशान विधुर है। बहादुर नाम का एक नौकर उनके घर में काम करता है। इस बात को नोटिस कीजिए, बहादुर नाम का एक नौकर ईशान के साथ घर में काम करता है, ईशान के घर में काम करता है और ईशान विधुर है। उसके पत्नी और बेटा जो है उनका देहांत हो गया है। पत्नी देहांत जिस किसी की भी पत्नी नहीं रहते हैं, देहांत हो चुका है, उन्हें हम विधुर कहकर बताते हैं। जो भी पुरुष होते हैं उन्हें हम विधुर कहते हैं। तो ईशान एक विधुर है। तो यहाँ पर ईशान की पत्नी का नाम जो है लक्ष्मी है। ईशान की पत्नी का नाम लक्ष्मी। तो यहाँ पर बहादुर नौकर के साथ रहता है, एक विधुर है। ईशान को कृष्णमूर्ति का प्रवचन सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर जो है ईशान के इस थोड़े बहुत जानकारी से हम देख सकते हैं कि ईशान को जो है एक पाठ प्रवचन सुनना बहुत ही पसंद है। उसमें भी स्पेशली कृष्णमूर्ति नाम के एक संत का प्रवचन सुनना उन्हें बहुत ही पसंद है। अरण्या बूढ़ी होने पर भी बहुत क्रियाशील है। तो यहाँ पर ईशान की बात हो गई, अरण्या की बात हो गई। अब फिर से हम कहानी के तरफ बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अरण्या जो है बूढ़ी होने के बावजूद भी बहुत ही क्रियाशील है। हर दिन ईशान के साथ घूमने जाती है। सैर करते समय अरण्या की फुर्ती देखकर सबकी आंखें उसकी ओर हो जाती है। यानी कि यहाँ पर अरण्या जो है बहुत ही एक्टिव रहती है। एक्टिव इतनी है कि उसके उम्र के आगे वो कुछ भी नहीं है। उससे कम उम्र वाले लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ईशान और अरण्या की सोच भिन्न होने पर भी कई विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। चाय पे चर्चा होती ही रहती है उनके बीच में। ईशान के साथ बात करते समय अरण्या देश की आरक्षण व्यवस्था पर भी बोलती है। वह कहती है जातीय
स्मृति में पूरा देश उलझा है। यानी कि उनका मानना है कि ये जो आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन के कारण ही आजकल क्या हुआ है, देश जो है एक तरह से विभाजित हो गया है। मैं द्विज हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं दलित हूँ, इस तरह से कहने वाले ही है आजकल। कोई भी भारतीय हूँ मैं कहकर नहीं बताता है। ये भारतीयता जो है आजकल न्यायालय में ही देखने को मिलता है, किसी भी इंसान में ये देखने को नहीं मिलता। इन सभी का कारण जो है रिजर्वेशन, आरक्षण है, ऐसा ये सोचती है। एक बार ईशान अरण्या के मनचाहे रंग के बारे में पूछते हैं तो अरण्या कहती है कि काला रंग, आगे कहती है लेकिन इन दिनों ग्रे और सफेद पहनती हूँ। तो पहले जो है इनको ब्लैक कलर पसंद था, लेकिन आजकल जो है ग्रे और सफेद पहनना ये पसंद करती है। और कहती है कि ऐसा ना समझ ले कि ग्रे तक पहुँच गई हूँ। जीवितों की पवित्र इच्छाएं होती है जो उस ग्रे के बाद भी बनी रहती है। इनमें अरण्या का जीवन उत्साह हमें नजर आता है। जीवन को जीने का जो उत्साह अरण्या में है, ये बात हमें यहाँ पर नजर आती है। और एक बात और नजर आता है कि ये सिर्फ देश यहाँ वहाँ की चर्चा नहीं, आपस में पर्सनल बातों के बारे में भी दो दोस्त एक दूसरे से बात करते रहते हैं। इस बात की खबर यहाँ पर हमें पता चलता है। एक शाम अरण्या उत्साह से बरसात में क्या करती है कि छाता लेकर निकलती है और बारिश में घूमने निकल जाती है। लौटते समय पड़ोसी मित्र ईशान के यहाँ जाकर चाय पीने के लिए वहां पर चली जाती है। चाय पीते पीते ईशान अपने मृतक पुत्र लवी के डायरिया, किताबें अरण्या को दिखाने लगते हैं। दिखाते दिखाते अपने बेटे की याद में खो जाते हैं। ईशान कहते हैं, जब कभी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म छूता हूं तो लगता ही नहीं कि वह अब इस घर में नहीं है। तो यहाँ पर जो है ईशान के परिवार के बारे में, यानी कि परिवार को आज भी ईशान याद कर रहा है, अपने पत्नी और बच्चे को आज भी वो एक तरह से मिस कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। इस बात की खबर यहाँ पर हमें हो जाता है। और ईशान अपने पुराने दिनों को याद करते समय अल्मोड़ा की बातें, काली मठ, ऐसे कुछ बातों को, ऐसे कुछ प्लेस के बारे में बातें करते हैं। अल्मोड़ा में एक साधक शून्यता की मुलाकात जो है ईशान से होता है। ये एक तरह से इंटरेस्टिंग उन्हें लगता है, ये बात वो अरण्या से बताते हैं। ये जो शून्यता जो है डैनिश के नागरिक थे। महर्षि रमन ने उन्हें शून्यता नाम दिया था। यानी कि ये जो डैनिश का एक नागरिक रहता है वो भारत में आता है ऐसे ही घूमने के लिए। जब भारत में घूमने के लिए आता है तो उसे ये भारत की संप्रदाय उसे बहुत ही पसंद आता है और वो उन सभी को सीखने के बारे में इंटरेस्ट दिखाता है। तब रमन नामक एक महर्षि जो है इसे मिलते हैं और ये क्या करते हैं कि इसे दीक्षा देते हैं और उसके नाम को चेंज करते हैं, शून्यता कहकर रखते हैं। और ये शून्यता के प्रभाव के कारण जो है ईशान में भी परिवर्तन आता है। शून्यता के कारण ही ईशान में परिवर्तन आता है। उनके उपदेशों का असर ईशान पर पड़ता है। यहाँ पर ईशान अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। डिसिप्लिन रहना, डिसिप्लिन्ड यानी कि डिसिप्लिन को बहुत पसंद करता है। डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला एक व्यक्ति है, अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। अरण्या को शरीर की ओर ध्यान देने के लिए कहते हैं। उनका मानना है कि जितना ध्यान करेंगे, आसन करेंगे यानी कि व्यायाम करेंगे, हमारे देह को सहज रखते हैं। ये सभी जो है यानी कि व्यायाम करना, सैर करना, आसन करना, योगासन करना, ये सभी करने से जो है हमारी जो है देह जो है अच्छे से रह सकता है। ये सभी बात यहाँ पर ईशान अरण्या को बताते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करेंगे तो हम जितना चाहे हमें एज क्यों ना हो, हम हेल्दी रह सकते हैं। ऐसा रहने से हम क्या कर सकते हैं, बुजुर्ग होने के बावजूद भी हम अपने काम को खुद कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े रहकर किसी और के
हेल्प के बिना हम अपने काम को कर कर अपने तरीके से हम रह सकते हैं, ऐसा मानना है। और ईशान जो है, अरण्या और ईशान दोनों वे रोज़ की सैर को ज़रूरी मानते हैं। ईशान जो है हमेशा सैर, वॉकिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सोचता है। ईशान का विचार है कि खाने का जो आधा सुख उसे तैयार करने में ही है, ये भी उनका मानना है। व्यक्तित्व में अरण्या ईशान के विपरीत है, यानी कि ईशान में हमने ये सभी कैरेक्टर देखा। वो उन्हें योगा करना पसंद है, आसन करना पसंद है, सैर करना पसंद है, और अरण्या को फोर्स करते हैं कि उसे भी ये सब करना पड़ता है, करना चाहिए, और खाना बनाना ये सब उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन अरण्या का व्यक्तित्व जो है पूरा उल्टा है, ईशान से पूरा का पूरा विपरीत है। घर के कामकाज में अरण्या अपने को लापरवाह समझती है, इसीलिए ईशान अरण्या को आलसी मानता है। जितना अनुशासन ईशान में है उतना अरण्या में नहीं दिखता है। अकेले रहने वालों की स्थिति के बारे में अरण्या ऐसे कहती है कि अकेले की यही इंतजाम है, चाय है तो चीनी नहीं, चीनी है तो दूध नहीं, ऐसा होता रहता है। इस तरह से अरण्या जो है बताती है। एक बार ईशान किसी कारणवश महीने भर के लिए दिल्ली से बाहर जाने की योजना बनाता है। किसी काम के लिए ईशान को बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है। ईशान अपने घर की चाबी, यानी कि जो लॉक होता है, लॉक डालकर जो ताला होता है उसे, और सभी पेपर्स, जो भी इम्पॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, और बैंक के जो भी चेक हो सकता है, पासबुक हो सकता है, और कुछ पैसे जो भी है, उन सभी को क्या करता है कि ईशान सभी को समेटकर अरण्या को देता है। अरण्या क्या पर इतना भरोसा है, वो अपने नौकर को छोड़कर बहादुर को ये सब नहीं देता है। इतने सारी जिम्मेदारियों को वो ईशान सिर्फ अरण्या पर भरोसा कर सब कुछ वो अरण्या पर भरोसा कर सब कुछ देता है, क्योंकि उसका मानना है कि कोई अपना अगर हो तो, क्योंकि वो अब हमेशा कहता रहता है हम जाने वाले लाइन पर खड़े हैं, जाने वाले लाइन पर खड़े हैं, मतलब कि हमें एज हो चुकी है, हम कभी भी, हमारे लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे लाइफ में कुछ भी हुआ तो सडनली कोई ना कोई हेल्प करने वाला हमारे साथ रहना चाहिए। अगर हेल्प करने वाला अगर साथ में रहेगा तो हम हर एक मुसीबत को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके का कुछ भावनाएं हो सकती है। तो इसीलिए ईशान जो है उसका अपना कोई नहीं है। एक नौकर पर वो भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन अरण्या पर वो भरोसा कर सकता है। इससे हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों मित्रों में घनिष्ठ मित्रता है, और उसके साथ साथ भरोसा इतना है कि एक मित्र दूसरे मित्र से बहुत ज़्यादा भरोसा भी करता है। ये बात हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सब कुछ देकर वो बाहर चला जाता है। अरण्या ईशान का घर देखकर अपने आप में कहती है, एक बार ईशान के घर वो जाती है क्लीन सब करने के लिए, तब जाते वक्त वो अपने मन में देखकर, घर को देखकर अपने मन में कहती है कि घर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मितव्ययिता, जिसे जैसे जीने भर को जिया जा रहा हो, सुविधाओं को नहीं, यहाँ किसी दुख की छाया नहीं। तो यहाँ पर क्यों दुख की छाया नहीं है कि जो बोलते हैं ना, जो ज़्यादा चाहिए कहकर हम सब कुछ मांगते रहेंगे तो जितना भी हमें मिले तो वो कम ही लगता है। वही इसके घर में क्या है कि जितना चाहिए, जितना हमें चाहिए उतना ही उसके घर में है, ज़्यादा अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसीलिए ईशान के घर में कोई दुख की छाया ही नहीं है कहकर यहाँ पर अरण्या सोचती है। एक दिन ईशान अपने दोस्त किशोर को देखने जाते हैं। बहुत 1 महीने के बाद वापस आता है कि अरण्या और ईशान दोनों साथ में चाय सब पीते रहते हैं। तब अरण्या से ये कहता है कि किशोर
एक इसका दोस्त यानी कि कॉलेज का एक दोस्त रहता है, किशोर है उसका नाम। उसका एक फ़ोन आता है, यानी कि उनके घर से एक फ़ोन आता है और आते ही ये क्या करते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है कहकर फ़ोन आता है। तब अरण्या और ईशान साथ में उसे देखने के लिए जाते हैं। नर्सिंग होम पहुंचते हैं। किशोर की पत्नी कहती है कि ज्यादा बात नहीं करते, चुपचाप लेटे रहते हैं। सुनकर कि आप आ रहे हैं जरा चौकस हो उठे, ड्राइंग रूम पे आने को तैयार हो गए हैं। ईशान अपने दोस्त किशोर के लिए किताबें खरीद कर लाए हैं, क्योंकि जब कॉलेज टाइम में किशोर को किताबों का ज़्यादा शौक था, किताबें पढ़ना बहुत ही उसे पसंद था, तो इसीलिए कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ अच्छे किताबों को वो यहाँ पर लेकर आते हैं अपने दोस्त किशोर के लिए। लेकिन किशोर में जीने की चाह ही नहीं दिखती। इस घटना के 3 दिन बाद ही किशोर मर जाता है। अब धीरे धीरे अरण्या में भी आलस्य नजर आने लगा है। उसे लिफाफे पर पता लिखना मुश्किल हो रहा है। किशोर के मौत के बाद अरण्या में बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर आते हैं, यानी कि वो एक तरह से डर जाती है कि उम्र होने के बाद हर किसी को मरना पड़ता है, इस तरीके की भावना उसमें आती है। लेकिन अरण्या का बिहेवियर एक तरह से अलग होने के कारण, यानी कि उसे ऐसा अपने आप को, अपने मन को सांत्वना करने की आदत होने के कारण वो अपने आप को सांत्वना करती है। अपने मन को क्या है, जीने के लिए देह को परिवर्तन के पंखों पर उड़ना होता है। अरण्या जो है खिड़की खोल कर कहती है कि बहती रहो, हवा से कहती है कि बहती रहो, धूप सनी हवाओं, जब तक जीती हूँ मुझ पर पहुंचती रहो कहकर वो बताती है। यानी कि अपने आप को वो एक तरह से पॉजिटिव थिंक करना शुरू करती है। आशावादी कैरेक्टर यहाँ पर उसका नजर आता है हमें। तो इस तरह से होता है। जब ईशान अरण्या को अपने घर चाय पर आमंत्रित करते हैं तो अरण्या उत्साहित हो जाती है, अपने में ताजगी महसूस करने लगती है। अरण्या अकेली रहने पर भी अपने आप को व्यस्त रखना चाहती है। वह कहती है, विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मैं कभी ऊबी नहीं। यानी कि यहाँ पर इस सेंटेंस से हम ये बता सकते हैं कि ये जो खास कर औरतें जो है एज होने पर 60+ जब होते हैं तो मर्दों में ये इतना नज़र नहीं आता, लेकिन औरतों में जो है ये नज़र आता है। आपने भी देखा होगा अपनी नानी और दादी जो है एक तरह से एज होने के बाद वो क्या सोचते हैं कि हमें तो एज हो गया है, हमारा अब कुछ नहीं है, कभी भी हमें मरना है तो हम क्या करेंगे, ये कर कर क्या करेंगे, वो कर कर क्या करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे कहकर एक तरह से घर में ही रहते हैं, बाहर जाना पसंद भी नहीं करते। कभी कभी उनके पोते पोतियाँ जो है खींच कर उन्हें बाहर लेकर जाती है, फोर्स कर कर, सब इस तरह से होता है। तो ज़्यादातर ये औरतों में दिखाई देता है, मर्दों में तो कम दिखाई देता है, औरतों में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो है इस कैरेक्टर में हम देख सकते हैं, यानी कि अरण्या के कैरेक्टर में हम देख सकते हैं कि वो जो है अपने लाइफ से ऊबी नहीं है, उसे कभी भी ऐसी फीलिंग कभी नहीं आया है। अरण्या ने अपने लाइफ में जो है वो कभी एक औरत है, उसने कभी माँ, वो कभी पत्नी नहीं बनी, माँ नहीं बनी, नानी दादी कुछ भी नहीं बनी। इस तरीके के रूप को उसने देखा नहीं है अपने आप में उसने पत्नी का रूप नहीं देखा है, दादी का रूप नहीं देखा है, माँ का रूप नहीं देखा है, नानी का रूप नहीं देखा है। तो ऐसे रूपों को नहीं देखा है। उसके बावजूद, वो अकेली रहने के बावजूद, उसका कोई अपना ना होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करती है, अच्छे से स्पेंड करती है। कभी भी उसके मन में नेगेटिव थॉट आए तो भी वो अपने आप को सुधार लेती है, पॉजिटिव तरीके से सोचना स्टार्ट करती है, इस तरह से अपने आप को परिवर्तन करती है। अरण्या सम्मिलित यानी कि सम्मिलित परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली
का एक तरह से विरोध करती है, उसे जॉइंट फैमिली पसंद नहीं है। परिवार से संबंधित ईशान के विचार अलग है। ये जॉइंट फैमिली का जो है ये सोचती है कि जॉइंट फैमिली अच्छा नहीं है, उसका विरोध करती है। लेकिन ईशान के बारे में सोचेंगे तो वो ठीक विपरीत सोचता है, उल्टा सोचता है। उसका मानना है कि पारिवारिक संबंध गहरे होते हैं अगर जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो। छोटे छोटे दबावों के बावजूद उनमें बहुत कुछ अच्छा और मूल्यवान होता है। हमारे देश का संस्कार संयुक्त परिवारों की जड़ों पर ही पनपते हैं। बहू बेटों की आनाकानी तो होती रहती है। ये सब होने के बावजूद भी जब पोते पोतियों से हर वक्त दादू दद्दा दद्दू कहकर जब वो बुलाते हैं तब वो खुशी बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से यहाँ पर उनके बीच में बातचीत होती है कभी कभी। तो उसके बाद एक और कैरेक्टर आता है दमयंती। दमयंती जो है हमारे हीरो जो है ईशान है, उसकी एक दोस्त है, क्लासमेट है। तो ये अभी एक वृद्धा है। वह अपनी जवानी में बहुत आकर्षक, चुलबुली, खूब मनमौजी और चुस्त स्त्री थी। दमयंती के पति भले आदमी थे। पति के गुजर जाने पर दमयंती अब साधु महात्माओं के पीछे है। यानी कि जब तक पति था तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अभी पति के गुजरने के बाद वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। घर में थोड़ा सा तनाव है, तो इसके कारण वो क्या करती है कि साधु संतों के संगत में आना उसका शुरू होता है। यानी कि मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, काशी ऋषिकेश बार बार जाना, इस तरीके के बातों वहाँ पर होती रहती है। तो ऐसे होते रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि दमयंती अपने दोस्त ईशान और साथ में अरण्या को फोन करके अपने घर पर बुलाती है, चाय पर बुलाती है। दमयंती परिवार के साथ रहने पर भी खुश नहीं है। वह अरण्या से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह अकेली होती तो क्यों परेशान होती। बच्चे साथ रह रहे हैं, मेरे घर में मेरा किचन चल रहा है, खर्चा मैं ही कर रही हूँ, फिर भी मैं अपने कमरे में अकेले पड़ी रहती हूँ। बेटा फ्लैट के कागज मांग रहा है। पति के जाने से देखते देखते इतना बड़ा फर्क। अब दमयंती को घर के नौकर माधो पर ज्यादा भरोसा करना पड़ रहा है। उसके बल पर ही वहां पर जीना पड़ रहा है। दमयंती का एक नौकर यहाँ पर है जो बहुत ही भरोसेमंद, माधो नाम का नौकर है यहाँ पर। तो उसके भरोसे पर ही यहाँ पर रह रही है। ईशान और अरण्या का यहाँ पर उसके को इस बातों से अजीब लगता है। एक तरह से अरण्या को खुशी होती है कि हाँ, अकेले रहने से कोई फैमिली मेंबर नहीं है, बिना शादी की है, तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा सोचती है। फिर भी एज होने के बाद इस तरीके का प्रॉब्लम्स होती है। जब तक पति रहता है सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन जब पति के गुजरने के बाद जो है उस औरत का जो हाल जो है एक तरह से अलग ही होता है। बच्चे भी एक तरह से दूरियां बनाते हैं। ये सभी बातें यहाँ पर हमें नजर आती है। उसके बाद हम देखेंगे ईशान और अरण्या का जन्मदिन। इन दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन आता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अरण्या जो है एक तरह से आशावादी मनोभाव की है और उसे जो है अलग अलग तरीके से एक तरह से उसका नेचर जो है डिफरेंट है। वो अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझती, एक तरह से दूसरे लोगों की तरह ही बिहेव करती है। तो यहाँ पर एक दिन क्या करती है कि 2 केक लेकर आती है। यानी कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है, तो इसीलिए दोनों के लिए अलग अलग केक लेकर आती है। एक जो है ईशान के नाम का और एक अरण्या के नाम का केक लेकर आती है। तब लेकर आते वक्त अरण्या ईशान के घर आती है। ईशान केक को देखकर पूछता है कि हम किनारे पर है अरण्या, यह सब बचपना नहीं लगता, इस तरह से बताता है। तब अरण्या कहती है कि जो स्वभाव रचना मुझे मिली है मैं तो उसी के साथ अपने को चलाऊंगी। मनमानी अभिव्यक्ति और दूसरों को मानने की शक्ति। मैं अपने को उम्र में इतना बड़ा महसूस नहीं करती जितना आप मान रहे हो। मेरे आसपास मेरा परिवार नहीं फैला हुआ है,
कि मैं अपने में माँ, नानी, दादी की बूढ़ी छवि ही देखने लगूं। यहाँ ईशान और अरण्या की सोच में गहरा अंतर दिखाई देता है। ईशान के घर में अरण्या का जाना बहादुर को अच्छा नहीं लगता। जन्मदिन के एक केक को बिना किसी से पूछे खुद बहादुर काटता है, यानी कि ईशान के नाम के केक को बहादुर काटता है और खुद खाता है, और अरण्या के नाम के केक को वो कूड़ेदान में फेंकता है। इसे देखकर अरण्या को अजीब लगता है। अजीब लगकर वो पूछती है ऐसा क्यों किया। तब वो कहता है कि ये सब अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, नरसिंह देवता इसे पसंद नहीं करेंगे। इस तरह से सब जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है। इस चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर ईशान वहाँ पर आता है और ईशान बहादुर को चुप कराता है, और अरण्या जो है बहुत ही मायूस होकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ समय के पश्चात ईशान अरण्या के घर जाकर उसे सांत्वना देता है। बूढ़े सयानों की टोली हर शाम बगीचे में टहलती है, फिर बतियाती है, कृतज्ञ है बागीचे में फैली हरियाली घास के लिए। यह सुहावना टुकड़ा ना होता तो देखती रहती ये आंखें सीमेंट के अपार्टमेंट जंगल को। बूढ़े लोग ज्यादातर सेहत, दवाइयाँ, डॉक्टर, परहेज, योग, पेंशन, महंगाई, बढ़ोतरी आदि पर बात करते रहते हैं। सयाने अपने और दूसरों पर नजर रखते हैं। कौन जाने के इंतजार में है, कौन आए दिन ख्यालों में अपनी वसीयत बदलता है। ये सभी बातों के बारे में वो आपस में बातचीत करते रहते हैं। ये उनकी आदत है, यानी कि घर में बैठकर कभी कभी बोर हो जाते हैं तो सैर करने के लिए बाहर जाते वक्त वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, अपने अपने उम्र वालों के साथ फ्रेंडशिप बनाकर इस तरीके की बातें वहाँ पर होती रहती है। तो यहाँ पर एक और कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कामिनी जो है ईशान की पत्नी लक्ष्मी की दोस्त है, जो अब जो है ईशान की भी दोस्त है। वो क्या है कि कामिनी अकेली रहने वाली एक वरिष्ठ नागरिक है। वह ईशान की मित्र है। ईशान की पत्नी लक्ष्मी और कामिनी गहरी दोस्त थे वो। उसने एक दिन ईशान और अरण्या को फोन करके चाय पर बुलाया। ये दोनों मिलने जाते हैं। बाहर से फाटक बंद था, खिड़कियां बंद थी, गैरेज भी बंद था। ये सोच पर पड़ जाते हैं कि हमें बुलाकर ये कहा गई है, सब कुछ बंद कर रखा है। ये दोनों मिलने जाते हैं तो ये सब इस तरह से देखकर अंदर ये वापस जाने ही वाले थे, तभी अंदर एक डरी हुई बूढ़ी की आवाज सुनाई पड़ी। वही कामिनी थी। वह अपने ही घर में एक कैदी की तरह रह रही थी। बुलाने पर घर की कामवाली औरत खूकू ने आकर दरवाजा खोला। बनारस इलाहाबाद में पढ़ी कामिनी की पोस्टिंग लंदन में हुई थी। वह अपनी सुंदरता, फुर्तीलेपन और अपनी चुस्तता के लिए ही जानी जाती थी। अब उसे भूलने की बीमारी हो गई है, ऐसा कोकू ने कहा। इसमें सच्चाई कितनी है इसका तो पता नहीं है। उसे जब किसी पर विश्वास नहीं है वह ईशान से पूछती है। उसे जो है अब अपने नौकरानी पर भी विश्वास नहीं है, वो इसीलिए ईशान से पूछती है कि ईशान, अगर कभी बैंक में दस्तखत ना मिले तो क्या करना होगा। इस तरह से पूछती है। उसकी बात सुनकर ईशान कुछ परेशान हो उठते हैं, परेशान से उसे देखते हैं। सतर्क चौकस कामिनी अब कहाँ है, यानी कि पहले के जवानी में कंपेयर करेंगे तो बहुत ही सतर्क रहने वाली एक औरत थी, एक लड़की थी। ये कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ये लोग जो है कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कामिनी से पूछते हैं और कामिनी उसे सॉल्व करती थी। ऐसी कैरेक्टर थी कामिनी की। लेकिन अब जो है कामिनी ही इतनी डरी हुई है तो पहले वाली कामिनी कहाँ है, अब ऐसा वो सोचता है। कामिनी ने ईशान से कहा, भैया और भाभी मुझे फार्म हाउस पर बुला रहे हैं। ईशान ने उत्साहित होकर कहा, जरूर जाओ कामिनी,
ताज़ी हवा, धूप, हरियाली देखकर जल्दी स्वस्थ हो जाओगी। उत्तर में कामिनी कहती है कि भैया और भाभी अपने घर पर नहीं, फार्म हाउस पर बुला रहे हैं। वहां तो मैदान साफ है, कोई भी मेरा गला घोट सकता है। उन लोगों ने खूकू की आदत भी बिगाड़ दी है। खूकू यहाँ की खबरें देखकर उनसे पैसा लेती है। खूकू से पता चला कि ये सब सुनकर जो है ईशान को अजीब लगता है, तो वो डायरेक्ट कुकू से जाकर बात करता है। कुकू से पता चलता है कि कामिनी का भाई कामिनी के घर का सौदा कर चुका है। कामिनी की डॉक्यूमेंट फाइल में घर के पेपर नहीं है। कुकू फिर ये भी कहती है कि वे मेम साहब से मिलने नहीं आते हैं। हफ्ते में 3-4 बार ठेकेदार इंजीनियर के साथ आते हैं, बाहर से ही चले जाते हैं। उनका डॉक्टर शायद उन्हें नींद की गोली देता होगा। उनको देखने दो डॉक्टर आते हैं, एक पुराना डॉक्टर है तो दूसरा भाई साहब का। बड़े भाई मुझसे बोल गए हैं कि 2-4 दिन में इन्हें नर्सिंग होम में भेज देंगे। वे मुझसे मेम साहिब की तालियां मांग रहे हैं, मैं कब तक उनसे छिपाऊंगी। इस तरह से कहती है, छिपाती रहूंगी कहकर वो बताती है। कामिनी की हालत को देखकर अरण्या और ईशान को भी लगने लगा हम भी क्या इसी अस्वस्थ में से, यानी कि इसी अवस्था में से होकर गुजरने वाले हैं क्या। कामिनी का अपना कोई परिवार नहीं था, अरण्या का भी नहीं है, अरण्या का भी कोई परिवार नहीं है। कामिनी की हालत देखकर अरण्या घबरा जाती है, क्योंकि सेम कामिनी का भी कोई नहीं है और अरण्या का भी कोई नहीं है। कामिनी ने भी शादी नहीं की है, अरण्या ने भी शादी नहीं की है, तो नेक्स्ट जो है ऐसी हालत मेरी भी होगी क्या कहकर वो बहुत ही डर जाती है, क्योंकि उनका पर्सनल मैटर में ये कुछ नहीं कर सकते, वो बात नहीं कर सकते। शायद उन्हें नर्सिंग होम में भेज दिया जाएगा और सभी प्रॉपर्टीज़ को जो है भैया और भाभी जो है कामिनी के सभी प्रॉपर्टीज़ को हड़प लेंगे। तो इन सभी को देखकर जो है यहाँ पर अरण्या और ईशान बहुत ही घबरा जाते हैं कि बूढ़े होने के बाद इस तरह से हो सकता है क्या, हमारी भी वही उम्र है, अब हमारे साथ भी इस तरह से होगा क्या कहकर वो दोनों यहाँ पर बहुत ही घबरा जाते हैं। ऐसे ही चलते कॉलोनी के नज़दीकी अपार्टमेंट में अचानक एक परिवार में होनी अनहोनी घट जाती है। 3 बेटों के परिवार में विधुर पिता प्रभुदयाल अपने ही घर में पराये हो गए थे। उनका गुमसुम कृपण स्वभाव, कृपण यानी कि एक तरह से पिट्टासी टाइप, जो पैसे देने में एक तरह से हिचकिचाने वाले लोग, कृपाण स्वभाव लड़कों को खलने लगा था। धीरे धीरे पिता से संबंधित खुफिया खोज खबर इकट्ठे होना शुरू हुआ। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्रभु दयाल होते हैं, जब तक पत्नी रहती है तब तक सब कुछ मेंटेन कर रहते हैं। 3 बेटों के साथ रिश्ता जो है अच्छा रहता है, लेकिन जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तब यहाँ पर क्या होता है कि बेटों के बीच में और पिता के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, अनबनी हो जाता है इनके बीच में। तो इस कारण से और घर के काम काजों के लिए, खर्चों के लिए जो है ये पिता क्या करता है, बेटों को पैसा देने से इनकार कर देता है। इस मामले से क्या होता है, बेटों को एक तरह से मन ही मन पिता के ऊपर एक तरह से गुस्सा आता है। इस गुस्से के कारण बच्चे क्या करते हैं, उस पिता के बारे में खुफिया तरीके से जानकारी हासिल करते हैं। पिता की ताली जो है, यानी कि वो क्या करता है कि बच्चों पर ही पिता को, प्रभुदयाल जी को यहाँ पर भरोसा नहीं रहता, इसीलिए हमेशा जो है कमरे में लॉक डालते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो सब कुछ लॉक डालकर अपने गले में उस चाबी को हैंग करते हैं, वो हमेशा गले में लटका कर घूमते रहते हैं। तो गले में, और जब भी बाहर निकलते हैं तो भी वो गले में ही रहता है। तो इसीलिए एक दिन बड़े बेटे ने अपने पिता से कहा, बाबूजी आपको आपके अकाउंट से पैसा निकालना होगा। आज
भुगतान ना होगा तो फैक्ट्री और दुकान में ताले पड़ जाएंगे। तब प्रभुदयाल कहते हैं कि तुम संभाल रहे हो, यह भी तुम ही करोगे, मैं क्यों करूं, कहकर बताते हैं। बड़े बेटे को गुस्सा आता है। उसने मझले को डांट कर कहा, निकाल उनकी ताली, कहकर बताता है। और क्षण भर में तीनों लड़के जो है जबरदस्ती कर उनके गले से ताली निकाल देते हैं। बाप को इतना अपमान और कुछ नहीं हो सकता कि खुद के बच्चे जो है जबरदस्ती उसके गले से इस तरह से चाबी को निकालना, ये कोई अपमान से कम नहीं है। प्रभुदयाल हफ्ते के बाद अपनी रखेल कलावती के साथ हमेशा जो है इनको एक आदत रहती है, इनका एक अफेयर रहता है, उसका नाम है कलावती। हर बार उसके घर में जाते हैं, जाकर उसके हाथों से बना हुआ फुल्कियाँ खाना इन्हें बहुत ही पसंद है। तो ऐसा जाते रहते हैं। उस दिन भी एक दिन जाते हैं। जाकर जब वापस आते हैं, लौटते समय रास्ते में ही प्रभुदयाल की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु जो है नॉर्मल मृत्यु नहीं था, बल्कि एक तरह से गला घोट कर उन्हें किसी ने मार दिया है, कहकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है। तो उनका जो है खून हो गया है, ये बात यहाँ पर पता चलता है। यहाँ पर जो है उपन्यासकार ने यानी कि लेखिका ने किसी का नाम नहीं लिया है, बस इस तरह से कहा है कि अब किस पर शक करें, आप ही निर्णय ले, इस तरह से उन्होंने बताया है। अब अरण्या जो है नए घर की खोज, इस तरह से सब होने के बाद जो है अरण्या का मन जो है थोड़ा सा अलग ही हो जाता है। उसके साथ साथ फ्लैट के पेपर्स ठीक नहीं है और फ्लैट के जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा हुआ है। इस तरह से सब वो क्या करती है, अपना फ्लैट जो है बेचती है और नए घर के लिए नया घर ढूंढना शुरू करती है। एक फ्लैट को एडवांस देना चाहती है। मालिक कहता है, यहाँ पर क्या होता है कि फ्लैट को देखती है, पसंद करती है। जब एडवांस देने का दिन आता है तब मालिक जो है इसे ऊपर से नीचे तक देखता है और यह बताए आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कहकर प्रश्न पूछता है। अरण्या ने कहा, मैं ही अपने लिए जिम्मेदार हूँ। तब उसने जन्म की तारीख पूछा। तो पूछी ये बात इसे अरण्या को बहुत ही अजीब लगता है, उसे इतना गुस्सा आता है और वो कहती है कि आप अपना घर किसी ऐसे किराएदार को दीजिए जिसे मरना ना हो, कहकर बताती है। बहुत ढूंढने पर भी कहीं घर ना मिलने के कारण अरण्या खेल गांव में रहने वाली विनीता के यहाँ जाने की बात सोचकर उसे फोन करती है। यहाँ पर एक और कैरेक्टर विनीता, जो एक तरह से अरण्या की दोस्त भी है और दूर की रिश्तेदार भी है, जो खेल गांव में रहती है। विनीता कहती है, अपने घर के ऊपर के तले पर ऊपर में एक कमरा है, उसमें अटैच्ड बाथरूम भी है, आप उसे यूज कर सकते हो, मैं उस कमरे को आपको दे दूंगी, कहकर किराए पर दे दूंगी, कहकर बताता है। तो इस बात को जो है अरण्या ईशान को बताने के लिए जाती है। तब ईशान कहता है, अरण्या तुम्हें जानकर मैं भी अकेलापन, यानी कि यहाँ पर बात करते करते ईशान क्या कहता है कि अरण्या तुमसे मिलने के बाद मैं अकेलेपन से भरी हो गया हूँ। सौभाग्य से मिल गया था यह जन्म और संयोग से यही जीवन के इस मोड़ पर मिल गए हैं हम तुम, कहकर बताते हैं। कई दिनों की निकटता के कारण ईशान के मन में कुछ भाव जागृत होने लगे थे। वे अरण्या के साथ अपनापन महसूस करने लगे थे। ईशान ने अरण्या से कहा, विनीता के यहाँ तुम्हें एक कमरा, एक अटैच बाथरूम मिलने वाला था ना? अगर मैं कहूँ कि एक कमरा, अटैच बाथरूम और एक बालकनी तुम्हारे लिए मेरे फ्लैट में ही मौजूद है, तुम सोचकर निर्णय लो। मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूँ कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जितना जीवन बाकी है
हम उसे बहुत ही सुंदर तरीके से चलाएंगे। क्यों ना हम एक दूसरे के पास रहे, साथ रहे। जो वक्त बीत गया उसे तो लौटाया नहीं जा सकता, पर आज से जुड़े कुछ दिनों को अपना तो बनाया जा सकता है। अरण्या, तुम्हें जानकर मैं कुछ और ही होने लगा हूँ। इसे भला क्या कहोगे तुम? कोई शब्द तो जरूर है इसके लिए। इस तरह से ईशान जो है अरण्या को समझाते हैं। अरण्या को समझाकर मृत्युशैया में अपने अजन्मे पुत्र के लिए युगोस्लाविया के सैनिक द्वारा लिखित एक पत्र को अरण्या के हाथ में देकर तुम अपना निर्णय ले सकती हो, लेकिन लेने से पहले इस पत्र को पढ़ लो कहकर बताते हैं। इस पत्र को जो है अरण्या पढ़ना शुरू करती है। एक बार पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं। उसके बाद अपने जूते को देखकर कहती है कि मेरी जो मंजिल है वह पहुंचने के लिए अब तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरण्या ने ईशान के साथ बाकी जीवन जीने का निश्चय कर लिया था। इस तरह से अरण्या जो है अपने बाकी के जिंदगी को ईशान के साथ रहने के बारे में सोचती है और दोनों साथ में बाकी के जिंदगी को बिताने के बारे में डिसाइड करते, निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से ये उपन्यास जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर जो है अरण्या और ईशान मेन कैरेक्टर है। इस मेन कैरेक्टर के माध्यम से अलग अलग कैरेक्टर के द्वारा, जैसे कि किशोर, दमयंती, कामिनी, प्रभुदयाल, इस तरीके के अलग अलग बुजुर्गों के माध्यम से समाज में हो रहे कुछ समस्याओं को, यानी कि बुजुर्गों को किस तरीके के समस्याओं को फेस करना पड़ता है, इन सभी बातों को बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर कृष्णा सोबती जी ने बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो है परीक्षा की दृष्टि से आपको इसके सभी पात्रों के बारे में देखना है, सभी पात्रों को यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। जो कुछ भी मैंने कहा है उन सभी को अच्छे से ध्यान में रखकर आप अगर इसे अच्छे से सुनोगे और आपके जो पाठ को पढ़ोगे तब आप अच्छे से एग्जाम में भी लिख सकते हो। तो ये रहा हमारा समय सरगम उपन्यास का सारांश, और इसके कुछ पात्र जो है इसे मैं आपको बाद में बताऊंगी। और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। मैं आपके लिए किसी भी तरीके के प्रश्न का उत्तर वहाँ पर मैं आपको दूंगी। इतना कहकर मैं अपने इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।